क्या आप जानते हैं कि स्पेन जैसे देश में एक ऐसी वारदात हुई थी जो इस धरती पर ना तो पहले कभी सुनने को मिली और ना ही कभी दोबारा सामने आई। आज की कहानी एक ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के केस के बारे में है जिसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड में सब कुछ डिटेल में शामिल है। यहाँ के विटनेस खुद घर के लोग थे, पड़ोसी थे, पुलिस थी, इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, प्राइवेट डिटेक्टिव्स थे, जर्नलिस्ट थे। इनके अलावा और भी सैकड़ों लोग थे। वारदात घटित होते हुए तो सभी लोगों ने देख लिया, पर आज तक किसी ने ना तो इसे करने वाले को देखा और ना ही रत्ती भर भी जानकारी इसके बारे में जुटा पाए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडेज टॉपिक इज वेलेकस केस। ये कहानी शुरू होती है यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक स्पेन से। स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर में एक जगह है वेलेकस। यहीं पर लुइस मरीन नामक एक स्ट्रीट था, अभी भी है। इसके 8वें नंबर के अपार्टमेंट में एक फैमिली रहा करती थी, लजारो फैमिली। लजारो फैमिली में सबसे बड़ी बेटी थी स्टेफेनिया गुटियरेज लजारो। घर में इसके अलावा माता पिता, छोटा भाई और छोटी बहन थे। ये टोटल 5 लोग लुइस मरीन के 8वें अपार्टमेंट में रहा करते थे। हंसता खेलता परिवार था। ये लोग कैथोलिक रिलीजन को मानते थे और इसी के अनुसार अपना पूजा पाठ और प्रेयर वगैरह करते थे। साल 1990 में स्टेफेनिया 18 साल की हो जाती है। अब इसका स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज जाने की बारी आ गई। 1990 में ही पिताजी वहीं के एक अच्छे से कॉलेज में स्टेफेनिया का एडमिशन करा देते हैं। इसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी थी, वो भी इसी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब ये दोनों दोस्त इसी कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कॉलेज में एडमिशन कराने के कुछ महीनों के बाद से स्टेफेनिया के बर्ताव में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये अजीब अजीब हरकतें करने लगी, इसको दौरे पड़ने लगे। जब भी ये अपने छोटे भाई को देखती तो जानवरों के जैसे उसके ऊपर घुर्राने लगती, सांपों के जैसे हिस की आवाज़ निकालती। जब ये अपनी बहन को देखती तो उसको मारने के लिए दौड़ती थी। कई बार तो इसने हमला भी किया था, पर माता पिता ने जैसे तैसे उस बच्ची को बचा लिया। ये अपने घर की लकड़ी की दीवारों पर उंगलियों से खरोंचे भी मारती थी। ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी अंदरूनी दीवारें लकड़ी जैसे हल्के मटेरियल से बनाई जाती हैं, ताकि बिल्डिंग के बेस पर कम से कम प्रेशर पड़े और ज़मीन में बिल्डिंग के धंसने के चांसेस भी कम हो जाएं। ऐसे ही लजारो फैमिली के अपार्टमेंट में भी था। स्टेफेनिया अजीब अजीब आवाज़ें निकालने के साथ लकड़ी की दीवारों पर खरोंचे मारती थी, उनको नोचती थी। ऐसा करने से जब भी माता पिता इसको रोकते तो ये बहुत तेज़ आवाज़ में चीखती चिल्लाती थी। ऐसे ही इसको दौरे पड़ रहे थे। कभी ये नॉर्मल रहती तो कभी अजीब और डरावनी हरकतें करती। इन सभी चीज़ों से माता पिता और भाई बहन काफ़ी परेशान हो चुके थे। घर के बच्चे बहुत छोटे थे, भाई तो अभी चल भी नहीं पाता था। 2-3 दिनों तक तो ऐसी चीज़ें होती रहीं, कभी दौरे पड़ते तो कभी नॉर्मल रहती। एक दिन जब माता पिता को लगा कि ये नॉर्मल है तो वो इससे बात करते हैं। ये पूछते हैं कि तुम अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रही हो, अपने भाई बहन को डरा क्यों रही हो, देखो तुमने दीवारों का क्या हाल कर दिया है। स्टेफेनिया जवाब देती है कि इसे कुछ भी नहीं पता। पहले इसे किसी लंबे चौड़े आदमी का साया दिखता है, फिर कुछ सेकंड के बाद वो गायब हो जाता है। वो कहाँ चला जाता है नहीं पता। उसके जाने के बाद इसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, फिर आगे का इसे कुछ भी याद नहीं है। जब ये होश में आती है तो कहीं और खुद को देखती है। ये सब सुनकर माता पिता की टेंशन और भी बढ़ने लगी। इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्हीं दिनों ये स्टेफेनिया के रूम में जाते हैं। यहाँ इन्होंने देखा कि काला जादू करने वाली तंत्र मंत्र की किताबें रखी हुई हैं। इसे देखकर ये समझ गए कि स्टेफेनिया इन किताबों को पढ़ती है और इन्हीं सब की वजह से इसे दौरे पड़ रहे हैं। इन्होंने उसी समय इन किताबों को वहाँ से हटाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। सोचा कि स्टेफेनिया अब नॉर्मल हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। अब इसकी हरकतें पहले से ज़्यादा बढ़ने लगीं और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थीं। अपने भाई बहन पर घुर्राना, हिस की आवाज़ निकालना, दीवारों पर खरोंचे मारना, चीखना चिल्लाना, यही सब इसका चल रहा था। माता पिता ने अपने बाकी दोनों बच्चों की भलाई के लिए उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया और उनको स्टेफेनिया से दूर रखने लगे। अब सबका कमरा अलग अलग हो गया था। स्टेफेनिया के लिए एक अलग से रूम, माता पिता का अलग रूम और बाकी दोनों बच्चों का अलग रूम। स्टेफेनिया को ऐसे ही रोज़ दौरे पड़ते थे, इसी वजह से ये ठीक से खाने भी नहीं खा पाती थी। समय के साथ परिणाम ये हुआ कि कम खाने की वजह से इसके सेहत पर असर पड़ने लगा। वैसे ये दिन भर सही रहती थी, कॉलेज भी रोज जाती थी, दिन भर नॉर्मल रहती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता इसके दौरे शुरू हो जाते हैं। लगातार इसकी सेहत भी गिरती जा रही थी। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पहले इसका शरीर ठीक ठाक था, सेहतमंद थी, लेकिन अब ये पतली होने लगी। तेजी से इसका वजन घटने लगा। करीब 6 महीनों के अंदर ही ये सूख कर लकड़ी जैसी पतली हो गई थी। चूँकि ये परिवार कैथोलिक रिलीजन को मानता था, क्रिश्चियन था,
इसलिए स्टेफेनिया के माता पिता बेटी को चर्च के फादर्स को दिखाने ले जाते हैं। इनमें जो टोने टोटके करने वाले थे उनके पास ले जाते हैं। डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, साइकाइट्रिस्ट के पास भी ले गए, पर कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि स्टेफेनिया को क्या हुआ है। सबका कहना था कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, फिजिकली भी ठीक है और मेंटली भी। इसका वजन अचानक से घट क्यों रहा है ये भी कोई पता नहीं लगा पाया। ऐसे ही सब चल रहा था। स्टेफेनिया का रोज सूरज ढलने के साथ अजीब दौरे शुरू हो जाते थे। आगे चलकर अगस्त 1991 में ये लड़की मौका मिलते ही अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती है। उसकी हालत ऐसी कर दी कि वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। मुंह से झाग तक निकलने लगे थे। बाद में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, दवा इलाज हुआ, तब जाकर वो बच्ची बच पाई। अब तो मामला हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। स्टेफेनिया की हालत भी हद से ज़्यादा खराब हो रही थी। माता पिता इसको भी वहीं के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट माने जाने वाले, मानसिक रोगों के स्पेशलिस्ट, बाकी अन्य सेक्टर के डॉक्टर्स, सभी लोगों ने स्टेफेनिया का केस अपने हाथों में लिया। उसके पूरे शरीर की जांच की। उस समय के हिसाब से जितने भी टेस्ट हो सकते थे किए गए। एडवांस मशीनों का भी यूज़ किया गया, पर कोई भी ये नहीं पता लगा सका कि स्टेफेनिया का वजन क्यों घट रहा है। टेस्ट में कंडीशन बिल्कुल आम बच्चों की तरह नॉर्मल शो हो रहा था। ऐसे देखने में तो ये बीमार लग रही थी, लेकिन टेस्ट में कुछ भी निकल नहीं रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट होने के करीब 3 हफ्तों तक इसका इलाज चलता रहा। फिर अचानक एक दिन डॉक्टर ने माता पिता को खबर दी कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर माता पिता बिल्कुल टूट गए। इसके बाद स्टेफेनिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर्स के भी होश उड़ जाते हैं। इसमें मृत्यु का कारण बताया गया हार्ट अटैक। ये सोचने वाली बात थी कि एक 18 साल की बच्ची को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। पास्ट में ना तो ऐसे कोई सिम्टम थे और ना ही परिवार में दूर दूर तक किसी को हार्ट की बीमारी थी। खैर, इसके बाद माता पिता ने कैथोलिक रीति रिवाज के अनुसार बेटी को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। चूंकि ये बड़ी बेटी थी, कहने को माता पिता अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करते हैं, लेकिन सबसे बड़े बेटे या बेटी से थोड़ा ज़्यादा प्रेम होता है। बड़ी बेटी की मौत से माता पिता बिल्कुल टूट चुके थे। दफन करने के बाद जब ये लोग घर पर आए तो स्टेफेनिया का कमरा बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। कमरे में बेटी के पसंद की बेडशीट, कॉमिक बुक्स, खिलौने, कपड़े सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे। माता पिता बड़े प्यार से अपनी बेटी की याद में पूरे कमरे की सफाई करवाते हैं। उसका सारा सामान सही सही जगह पर खुद से सेट करते हैं। सब कुछ करने धरने के बाद कमरे को बंद कर दिया जाता है। इन्होंने सोचा कि अपनी बेटी की याद में उसका कमरा सहेज कर रखेंगे, बस यही बेटी की आखिरी निशानी है। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरता है। कमरे की सफाई किए अब हफ्ते भर बीत चुके थे। ये हुआ कि 1 हफ्ता हो गया है, क्यों ना कमरे की सफाई कर लें, मकड़ियों ने जाला वगैरह लगा लिया होगा। इस तरह की बातें सोचकर माता पिता कमरे को खोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने का माहौल थोड़ा भयानक था। जब इन्होंने पिछली बार कमरे को बंद किया था तो सब कुछ सहेज कर ठीक करके बंद किया था, लेकिन अब बेड पर बिछी बेडशीट जमीन पर पड़ी हुई थी। इसका गद्दा कमरे के कोने में था। तस्वीरें उल्टी हो गई थीं। खिलौने और किताबें जमीन पर पड़े हुए थे। ऐसा लगा कि कमरे में कोई आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया हो। अब ये लोग बालकनी के पास जाते हैं, खिड़कियों को देखते हैं। हर जगह के दरवाजे लॉक थे। कमरे का मेन दरवाज़ा तो माता पिता ने खुद खोला था। इन सारी चीज़ों को देखकर ये लोग थोड़ा घबराते हैं। फिर रूम की दोबारा से सफाई की जाती है। सामानों को उनके जगह पर रखा जाता है। बिस्तर को ठीक करते हैं। इसके बाद रूम को वापस से लॉक कर दिया गया। इस बार कमरे के अंदर आने वाले सभी रास्तों को अच्छे से बंद किया जाता है। फिर से कुछ दिन गुजरता है। ये हुआ कि रूम की दोबारा से सफाई कर लेनी चाहिए। अब रूम को खोलते हैं। एक बार फिर से वही रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ होती है। कमरे के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। जीसस क्राइस्ट की तस्वीर, उनके क्रॉस का सिंबल, सब कुछ उल्टा था। बिस्तर की बुरी हालत थी। ऐसा लगा कि यहाँ पर झगड़ा हुआ हो, एक दूसरे पर चीज़ें फेंक कर मारी गई हों। एक बार फिर से रूम की सफाई करके दरवाजे को बंद कर देते हैं। आज के दिन दूसरी बार सफाई हुई थी और दरवाजे को लोहे की कीलों से नट बोल्ट से सील किया गया ताकि कोई चाह कर भी इसे खोल ना पाए। अभी दिन का वक्त था। अब धीरे धीरे शाम होनी शुरू हो जाती है। स्टेफेनिया के कमरे से मम्मा मम्मा की आवाज़ें आने लगीं। जैसे कि पहले स्टेफेनिया अपनी माँ को पुकारती थी, वैसे ही आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि घर के सभी लोग सुन सकते थे और पड़ोसी भी सुन सकते थे। जैसे ही माता पिता दरवाजे के पास जाते हैं, यहाँ की सारी कीलें खुद ब खुद उखड़ जाती हैं। ठंडी हवाओं का एक तेज़ झोंका उस कमरे से निकलता है। ये सारी घटना रात के समय हो रही थी। वो कमरा पूरा ठंडा था। खिड़की के पास बर्फ जमने लगे थे।
ठंडी हवाएं कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। दरवाजे हिल रहे थे। मम्मा मम्मा की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थीं। बिस्तर से बेडशीट निकलकर उड़ने लगा। गद्दा दूसरी तरफ जाकर गिर गया। कांच के शेल्फ्स टूट गए। उसमें रखी किताबें और खिलौने जमीन पर गिर गए। कमरे में ही लकड़ी की दीवारें लगी हुई थीं। इन दीवारों पर नाखून के स्क्रैचेस पड़ने लगे। जब बेटी की मौत हुई थी तो उस समय भी इन दीवारों पर स्क्रैचेस थे, लेकिन माता पिता ने इनकी मरम्मत करा दी थी। अब यहाँ दोबारा से इन दीवारों पर नाखून के स्क्रैचेस पड़ने लगे, जैसा कि पहले स्टेफेनिया करती थी। माता पिता ने अपने सामने खरोंचे लगते हुए देखा था। ये सब कुछ देखकर इनकी हालत खराब हो गई। बच्चे भी छोटे थे तो वो अपने कमरे में थे। माता पिता उन्हें बाहर निकलने से मना कर देते हैं। ऐसा ही सब कुछ पूरी रात चलता रहा। जैसे जैसे सुबह हुई वैसे वैसे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। माता पिता दोबारा से कमरे की सफाई करवाते हैं, फिर दरवाजे को और भी अच्छे से सील कर देते हैं। आज के दिन का रात हुआ। फिर से मम्मा मम्मा की आवाज़ें आने लगीं। दरवाजे का नट बोल्ट खुद ब खुद खुल गए। जीसस क्राइस्ट के क्रॉस सिंबल उल्टे हो गए। ठंडी हवाएं चलने लगीं। इसके बाद फिर से सुबह होता है। फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ये हुआ कि हमें पड़ोसियों को इसके बारे में बताना चाहिए, पर वो हंसेंगे। क्या सोचेंगे कि कमरे में ठंडी हवाएं चल रही हैं, दरवाजे के नट बोल्ट खुद ब खुद खुल रहे हैं, दीवारों पर नाखून के निशान पड़ रहे हैं, मम्मा मम्मा की आवाज़ें आ रही हैं। पड़ोसी ये सब सुनकर यकीन नहीं करेंगे, उल्टा वो हंसी उड़ाएंगे। फिर भी माता पिता अपने पड़ोसियों को इस घटना के बारे में बताते हैं। पड़ोसियों का भी कहना था कि उन्हें भी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे पड़ोसी थे जिनका दिल बहुत ही मजबूत था। वो लोग लजारो फैमिली के घर पर आते हैं, स्टेफेनिया के रूम का मंजर देखते हैं। आज की सुबह वापस से रूम की सफाई हुई। फिर रूम को नट बोल्ट और तालों से सील किया गया। ये मजबूत दिल के पड़ोसी आज के दिन इसी घर में रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद अपना काम धाम पूरा करके ये पड़ोसी शाम के समय लजारो फैमिली के घर पर आते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रूम के सील्ड दरवाजे हिलने शुरू हुए। अंदर से मम्मा मम्मा की आवाज़ें आने लगीं। धीरे धीरे दरवाजे के नट बोल्ट खुद बाहर निकल गए। दरवाजा तेजी से खुलता है। ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। जीसस क्राइस्ट के सिंबल उल्टे हो गए। रूम तहस नहस हो गया। माता पिता ने रूम की लकड़ी की दीवारें वापस से निकलवा कर नई दीवारें सेट कर दी थीं। उस पर वापस से नाखून के खरोंचे पड़ने लगे। दीवारों के आसपास किसी बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। ये हंसने की आवाज़ थी और वो मम्मा मम्मा की आवाज़ दर्द भरी थी। दोनों आवाज़ों में काफ़ी डिफरेंस था। एक आवाज़ बूढ़े आदमी की लग रही थी और एक छोटी बच्ची की। ये सब कुछ पड़ोसियों के सामने हो रहा था। उसी पल इन पड़ोसियों ने घर को छोड़ दिया और अपने घर भाग आए। सुबह होते ही ये मामला वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब तो ये चीज़ें रोज़ रोज़ होने लगी थीं। माता पिता आज के दिन दोबारा से रूम की सफाई करवाते हैं। अभी तक स्टेफेनिया की मौत को 15 दिन बीत चुके थे। आज के दिन ही दोपहर तक कुछ औरतें लजारो फैमिली से मिलने के लिए इनके अपार्टमेंट में आती हैं। ये स्टेफेनिया के स्कूल की टीचर्स थीं। चूँकि स्टेफेनिया कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ की टीचर नन्स थीं। ये नन्स लजारो फैमिली से मिलने के लिए इनके घर पर आती हैं। यहाँ इन्होंने स्टेफेनिया के माता पिता को एक दिल दहलाने वाली कहानी सुनाई। उस समय स्टेफेनिया की बेस्ट फ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक से उसके बॉयफ्रेंड का बाइक एक्सीडेंट होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से ये फ्रेंड दुखी रहने लगी। स्टेफेनिया को अपने दोस्त का दुख देखा नहीं जा रहा था। इसने बोला कि वो तुमको तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात कराएगी, उसकी आत्मा से मिलवाएगी। इसके बाद से स्टेफेनिया काला जादू और तंत्र मंत्र की पढ़ाई करना शुरू कर देती है। इसने तरह तरह के काला जादू की किताबें खरीदी और सीखने लगी। जब इसे लगा कि इसने भूतों से बात करना सीख लिया है, अब इसको सब कुछ पता है, तो ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुशखबरी सुनाती है। इसके अगले दिन स्टेफेनिया एक लकड़ी का पटरा जैसा कोई चीज़ और एक कांच का ग्लास स्कूल में लेकर आई। खाली पीरियड में ये, इसकी दोस्त और 2 क्लासमेट्स, ये चारों स्कूल कैंपस के पिछले वाले हिस्से में जाते हैं। वो पूरा सुनसान एरिया था। इनको जाते हुए एक टीचर देख लेती हैं और इनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। पहले तो ये देखती हैं कि आखिर ये चारों कर क्या रही हैं। स्टेफेनिया ने लकड़ी के पटरे को किसी चीज़ पर रखा और ग्लास को उल्टा उसके ऊपर रख दिया। ये लकड़ी का पटरा स्क्वायर था। चारों लड़कियां अलग अलग दिशा में बैठी थीं। इसके बाद स्टेफेनिया कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है और अपनी राइट हैंड की उंगली को ग्लास के पास रखती है। जैसे ही ये ग्लास टच हुआ, ये हवा में तैरने लगा। स्टेफेनिया लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। पीछे से वो टीचर यानी नन इन पूरी चीज़ों को होते हुए देख लेती हैं। ये समझ गए कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। ये तुरंत दौड़कर उन लड़कियों के पास जाती हैं और उनको डांटती हैं कि यहाँ पर कर क्या रही हो, क्लास में जाओ। वो ग्लास अभी भी हवा में तैर रहा था। लड़कियाँ टीचर से डरकर क्लास की ओर निकल पड़ती हैं।
फिर नन ने यहीं पर रखी लकड़ी के पटरे के 2 टुकड़े किए और वहीं पर फेंक दिया। ग्लास अभी भी हवा में तैर रहा था। वो चारों लड़कियां क्लास में जा रही थीं। तभी ये नन उनको पुकार कर अपने पास बुलाती हैं। इनसे पूछती हैं कि तुम लोग वहाँ पर कर क्या रही थी। फिर स्टेफेनिया की बेस्ट फ्रेंड टीचर को पूरी कहानी सुनाती है कि इसके बॉयफ्रेंड की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और स्टेफेनिया उससे बात करने में मदद कर रही है। ये सारी बातें हो ही रही थीं कि इतने में एक और टीचर इन 5 लोगों को देखकर इनके पास चली आती हैं, ये जानने के लिए कि ग्राउंड में खड़े होकर ये 5 क्या बात कर रही हैं। अब यहाँ पर टोटल 6 लोग थे। यहाँ से वो उड़ता हुआ ग्लास साफ साफ दिख रहा था। अचानक से ग्लास के अंदर से एक घने धुएं का गुबार निकलता है और तेजी से इन 6 लोगों की तरफ बढ़ता है। ये सीधे इनके पास आया और बिल्कुल निशाने से स्टेफेनिया की नाक में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। ऐसी घटना 2 नन और 3 स्टूडेंट के सामने हुआ। जिस दिन ये सारी घटना हुई थी इसकी तारीख घर वाले पूछते हैं। ये वही दिन था जिसकी शाम से स्टेफेनिया को दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। कहानी सुनाने के बाद ये नन्स यहाँ से चली जाती हैं। आज रात को वापस से वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जैसा कि पहले हो रही थीं। वही मम्मा मम्मा की पुकार, तेज हवाओं का चलना, दरवाज़ों का खड़खड़ाना, यही सब कुछ चल रहा था। ऐसे करते करते धीरे धीरे 1 साल बीत गया। 1992 आ गया। अभी तक कुछ भी शांत नहीं हुआ था। ये माता पिता इसी घर में रह रहे थे। एक दिन नवंबर महीने में इन्हीं घटनाओं की तरह एक और घटना होती है। कमरे में स्टेफेनिया की बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी, फ्रेम लगी हुई। ये हवा की वजह से ज़मीन पर गिर जाती है। माँ ने सोचा कि इसको उठा लेती हूँ। जैसे ही ये तस्वीर को उठाने के लिए आगे बढ़ती हैं, उसको हाथ लगाती हैं, वैसे ही इनको एक तेज़ झटका लगता है। इन्होंने तुरंत तस्वीर को वहीं पर छोड़ दिया। यहीं पर पिता भी खड़े थे। ये सोचते हैं कि वाइफ ने बेटी की तस्वीर क्यों नहीं उठाई। अब ये तस्वीर की ओर आगे बढ़ते हैं और एक झटके से उठा लेते हैं। इनके तस्वीर उठाते ही स्टेफेनिया का चेहरा तस्वीर में धू धू कर जलने लगा। चेहरे पर आग लग गई थी। केवल यहीं आग लगी थी, बाकी कहीं नहीं, ना फ्रेम पर ना तस्वीर के बाकी हिस्से पर, केवल चेहरा ही जल रहा था। ये सब कुछ देखकर पिता भी घबरा कर तस्वीर को छोड़ देते हैं। तस्वीर जमीन पर गिरी और आग खुद ब खुद बुझ गई। जब ये जल रही थी तो मम्मा मम्मा की चीख पुकार और भी तेज हो गई थी। इसके बाद फिर से सुबह होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। माता पिता फिर से कमरे की सफाई करते हैं। अब जाकर इन्हें एहसास होता है कि घर को छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। नवंबर का महीना तो चल ही रहा था। अब 26 नवंबर 1992 की तारीख आ गई। आज के दिन माता पिता ने स्टेफेनिया के कमरे का दरवाज़ा अच्छे से सील किया। ये कई सारे नट बोल्ट्स लगवाएं, भारी भरकम सोफे आगे रखवा दिए जिनको हिला पाना एक आदमी के बस के बाहर था। आज की रात का माहौल थोड़ा शांत रहता है। रात में सभी लोग सोए हुए थे। रात में 2 बजे के करीब सोती हुई माँ को एहसास हुआ कि उनके सीने पर कोई बैठा हुआ है और अपने दोनों हाथों से इनका गला दबा रहा है। ये नींद में ही उसका विरोध कर रही थीं, उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रही थीं। बगल में ही इनके पति भी सो रहे थे। जैसे तैसे इनके पति आहट सुनकर उठते हैं, लाइट्स को ऑन करते हैं, अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करते हैं। तब जाकर के सब कुछ ठीक होता है। इसी समय वो भारी भरकम सोफा दरवाजे से खुद ब खुद हटता है, नट बोल्ट्स खुलते हैं। ठंडी हवाएं चलनी इतनी तेज हो गईं कि दरवाजे जोर जोर से दीवार से टकराने लगे। वही चीज़ें वापस से शुरू हो जाती हैं। आज के दिन जब जानलेवा हमला हुआ तो माँ रात के 2:40 पर मैड्रिड पुलिस को फ़ोन करती हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर 5 पुलिस ऑफिसर्स इनके घर पर आते हैं। आज के दिन बारिश हो रही थी। माता पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर खड़े थे। इन्हें अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पुलिस यहाँ पर आती है, माता पिता से बात करती है, फिर पिता के साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ बाकी 2 ऑफिसर्स बाहर माँ और दोनों बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़े थे। अंदर आते ही इन पुलिस ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर ठंडी हवाएं चल रही थीं। बाहर की अपेक्षा अंदर का तापमान काफ़ी कम था, ठंड बहुत थी। उस कमरे की बालकनी से मम्मा मम्मा की आवाज़ें आ रही थीं। ऑफिसर बालकनी में देखने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इनके भी पसीने छूट गए। ये लोग डर कर बाहर आ गए। ऑफिसर्स ने इनको समझाया बुझाया कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अब सुबह हो रहा था, घर का माहौल नॉर्मल होने लगा था। इसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है। जाते हुए बोला कि हम जल्द ही वापस आएंगे। कुछ घंटों के बाद कुछ और ऑफिसर्स इस अपार्टमेंट में आए घर वालों से पूछताछ करने के लिए। माता पिता ने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। हालांकि इनमें से 3 ऑफिसर्स ने खुद अपनी आंखों से पिछली रात का मंजर देखा था। पिता ने पुलिस को एक और चीज़ बताई कि बच्चों के कमरे में 2 बेड हैं, एक बेटे का दूसरा बेटी का। बेटे का बेड राइट वाला है। जब हम इसको राइट वाले बेड पर सुलाते हैं तो सुबह में हमें ये लेफ्ट बेड पर मिलता है, और लेफ्ट बेड पर सुलाएं तो अगली सुबह ये राइट बेड पर सोता हुआ मिलता है।
ये इतना सक्षम नहीं है कि खुद से बेड बदल ले। एक रात जब हमने इसका पता लगाना चाहा तो देखा कि बेटा हवा में उड़कर दूसरे बेड पर चला जाता है और ये रोज रोज का सिलसिला है। पुलिस टीम ने फैसला किया कि ये आज रात को यहीं पर रुकेंगे और पूरे मामले की जांच करेंगे। इन्होंने कुछ और लोगों को भी बुला लिया। माता पिता वापस से कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट से कसवा देते हैं। इसके बाद सभी लोग, घर पर रहने वाली फैमिली, पुलिस की पूरी टीम, कुछ पड़ोसी, सभी रात होने का वेट करने लगे। अब रात होता है, दरवाजे का नट बोल्ट खुद ब खुद खुलता है। ठंडी हवाएं आंधी की तरह चलने लगीं। पुलिस को लगा कि बाहर तूफान आने वाला है। ये कमरे की खिड़की को बंद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देखा कि खिड़की पहले से ही बंद है, वो हवा कमरे के अंदर ही घूम रही है। ये देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब सुबह हुआ तो पुलिस केस दर्ज करती है। पहले तो ये नहीं समझ में आया कि केस क्या दर्ज करें। लगा कि कोई परिवार से जलन रखता होगा, घर खाली कराना चाहता होगा, इसी हिसाब से केस दर्ज किया गया। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही थीं, ये किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। यहाँ से स्पेनिश पुलिस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हर तरह के एंगल से घर का जांच किया गया, लोगों की गवाही दर्ज की गई। पुलिस खुद अपनी गवाही भी दर्ज करती है। उस परिवार का बैकग्राउंड देखा जाता है, पड़ोसियों से बात की जाती है। सब कुछ करके देख लिया गया, पर कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। इसमें कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स, डॉक्यूमेंट्री लिखने वाले राइटर्स, जर्नलिस्ट, बहुत लोगों ने केस की जांच की। सभी लोगों ने वो सारी चीज़ें होते हुए अपने आंखों से देखी थी, पर ये कौन कर रहा है ये पता नहीं लगा पाए। कई महीनों की जांच में पुलिस ने अपना कंक्लूजन निकाला और परिवार को सलाह दी कि आप इस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। आप लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, अब रिस्क मत लीजिए। परिवार ने सलाह मान ली और इसी इलाके में किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। इसके बाद से घर के अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। घर बदलने के साथ सब कुछ बदल गया, नॉर्मल लाइफ हो गई। पर उस घर में हो क्या रहा था, आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। स्पेनिश पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसमें किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई हो। बाद में इससे इंस्पायर होकर एक मूवी भी बनी, वेरोनिका। कहते हैं कि इस मूवी को आज तक किसी ने पूरा नहीं देख पाया, बहुत कम ही लोग इसे देख पाए हैं। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।